नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और खास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग, चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों, क्या आप दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री के बारे में जानते हैं? दंत चिकित्सा सबसे पुराने चिकित्सा व्यवसायों में से एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ 7000 ईसा पूर्व की है। हालांकि यह 5000 ईसा पूर्व तक नहीं था कि दंत चिकित्सा और दांत क्षय से संबंधित विवरण उपलब्ध थे। उस समय एक सुमेरियन पाठ ने दांतों के कीड़ों को दंत क्षय का कारण बताया, एक ऐसा विचार जो 1700 के दशक तक गलत साबित नहीं हुआ था। प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेटस और अरस्तु ने दंत चिकित्सा के बारे में लिखा था, विशेष रूप से सड़ते हुए दांतों के इलाज के बारे में, लेकिन यह 1530 तक नहीं था कि पहली पुस्तक पूरी तरह से दंत चिकित्सा के लिए समर्पित थी। द लिटिल मेडिसिनल बुक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज एंड इंफॉर्मिटीज ऑफ द टीथ प्रकाशित हुई थी। 1700 के दशक तक दंत चिकित्सा एक अधिक परिभाषित पेशा बन गया था। 1723 में आधुनिक दंत चिकित्सा के पिता के रूप में श्रेय देने वाले एक फ्रांसीसी सर्जन पियरे फॉर्चर्ड ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक द सर्जन डेंटिस्ट ए ट्रीटिस ऑन टीथ प्रकाशित की, जिसने पहली बार दांतों की देखभाल और उपचार के लिए एक व्यापक प्रणाली को परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त फॉर्चर्ड ने सबसे पहले दंत भरने और दंत कृत्रिम अंग के उपयोग का विचार पेश किया, और उन्होंने पहचान की कि चीनी से एसिड दांतों की सड़न का कारण बनता है। 1840 में पहला डेंटल कॉलेज बाल्टीमोर कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी खोला गया, जिससे अधिक निरीक्षण की आवश्यकता स्थापित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलबामा ने 1841 में पहला दंत चिकित्सा अभ्यास अधिनियम बनाकर मार्क का नेतृत्व किया, और लगभग 20 साल बाद अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का गठन किया गया। पहला विश्वविद्यालय संबद्ध दंत चिकित्सा संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेंटल स्कूल 1867 में स्थापित किया गया था। 1873 तक कोलगेट ने बड़े पैमाने पर पहले टूथपेस्ट का उत्पादन किया था, और बड़े पैमाने पर उत्पादित टूथब्रश कुछ साल बाद आए। एक आश्चर्य के रूप में क्या आ सकता है कि 1869 में दंत चिकित्सा की डिग्री हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी और 1885 में न्यू ऑरलियंस में पहली महिला दंत चिकित्सा सहायक कार्यकर्ता थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हो सकती है कि अधिकांश अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक ब्रश करने की अच्छी आदतें नहीं अपनाई, जब विदेशों में तैनात सैनिकों ने अच्छे मौखिक स्वास्थ्य की अवधारणा को संयुक्त राज्य में वापस लाया। दूसरा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस के अंदर पूरी दुनिया की आबादी फिट हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की आबादी लॉस एंजलिस के अंदर फिट हो सकती है। दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब से अधिक है, जो स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर समानताएं हैं। हालांकि यह जानने के बाद थोड़ा अधिक प्रबंधनीय अनुभव हो सकता है कि यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के कंधे से कंधा मिला हुआ है, तो वे भी लॉस एंजलिस के 500 वर्ग मील के भीतर फिट हो सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार लॉस एंजलिस शहर की सीमा वर्तमान में 4 मिलियन से अधिक लोग 467.67 वर्ग मील में रहते हैं। लॉस एंजलिस मेट्रो क्षेत्र लगभग 13.1 मिलियन लोग वर्तमान में 4850 वर्ग मील भूमि में रहते हैं। लॉस एंजलिस CSA लगभग 18.7 मिलियन लोग वर्तमान में 33,954 वर्ग मील भूमि में रहते हैं। हमारा काम फंतासी के रूप में दुनिया के सभी लोगों को लगभग 7.8 अरब कम से कम लॉस एंजलिस शहर में अगर मेट्रो क्षेत्र या CSA नहीं तो ठूंस देना है। पहला है लॉस एंजलिस का गगनचुंबी इमारत। लॉस एंजलिस में हम 10 लाख लोगों को सिकोड़ रहे हैं, और उन्हें सबसे अधिक करने के लिए हमें बहुत सी खास अपार्टमेंट इमारतों के निर्माण की आवश्यकता है। मानव जाति ने यह साबित कर दिया है कि हम 2722 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने में सक्षम है। इमारत में
33,31,100 वर्ग फुट का स्थान शामिल है। हालांकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा करने के लिए जो हम लॉस एंजलिस में रखने जा रहे हैं। दूसरा है छोटे अपार्टमेंट में अधिकतम अधिभोग। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर में डेट्रॉयट ने पिछले एक दशक में औसत अपार्टमेंट आकार में सबसे गेमिंग गिरावट का अनुभव किया है। इसलिए हम अपने गगनचुंबी भवन में अधिक से अधिक अपार्टमेंट को ठूसने के लिए बढ़ सकते हैं। तीसरा है इन गगनचुंबी इमारतों के साथ लॉस एंजलिस को कवर करना। यदि हम इन उच्च इमारतों को उजागर करते हैं तो हम ऐसी 1,32,318 इमारतों को शहर की सीमा में, 1.4 मिलियन इमारतों को मेट्रो के क्षेत्र में या 9.6 मिलियन इमारतों को संयुक्त रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में फिट कर सकते हैं। यह काफ़ी दर्शनीय होगा ना दोस्तों। और आखिरी जवाब सिद्ध वास्तुकला के कारनामों के पर कानूनी अमेरिकी जनसंख्या घनत्व, बेहद संकरी दालान और सड़कें, समुद्र के किनारे तक, समुद्र के किनारों पर निर्माण और अंतहीन धन के साथ आप उन सभी विशिष्ट अपार्टमेंट इमारतों का निर्माण कर सकते हैं, उनमें से अधिकतम भर सकते हैं और लॉस एंजलिस में नीचे दिए गए लोगों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 9,89,6,89,480। सुनने में बड़ा अजीब है ना दोस्तों। तीसरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे शांत जगह कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय की बिल्डिंग 87 में एक कमरा जो रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, पृथ्वी पर सबसे शांत स्थान है। कमरा जो एक अप्रतिध्वनिक कक्ष है। इसको माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियरों द्वारा नए विकसित उपकरणों का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। वास्तव में कक्ष इतना शांत है कि शारीरिक ध्वनियाँ सुनी जा सकती है, जो अत्यधिक असामान्य है। उदाहरण के लिए कक्ष में व्यक्तियों ने अपने जोड़ों को पीसने, दिल की धड़कन और उनकी नसों के माध्यम से खून बहने की सूचना दी। पृष्ठभूमि शोर का अनुमान -20.6 डेसिबल है, जो कि आधिकारिक रिकॉर्ड को दुनिया की सबसे शांत जगह के रूप में स्थापित करता है। उस शोर के स्तर को संदर्भ रखने में के लिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक मानव फुसफुसाहट लगभग 30 डेसिबल है, मानव श्वास की ध्वनि लगभग 10 डेसिबल है, जबकि मानव सुनवाई की सीमा 0 डेसिबल है। कमरे के तापमान पर हवा के अणुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न शोर लगभग -24 डेसिबल होता है। कक्ष एक निर्वात बनाए बिना जो संभव है उसकी सीमा को प्राप्त करता है। प्रतिध्वनि चैट घन के आकार का है और प्रत्येक पक्ष 21 फीट का है। कक्ष के डिजाइन और निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा और एक उपयुक्त इमारत की पहचान करने में लगभग 8 महीने का परीक्षण शामिल था। कक्ष 6 ठोस आश्रय परतों के केंद्र में स्थित है और प्रत्येक परत में 12 इंच कांच है, जो कक्ष तक पहुंचने से लगभग 110 डेसिबल काटने में मदद करता है। कक्ष 68 कंपनियां डंपिंग स्रोतों पर भी तैरती हैं, जो एक अलग प्राधिकरण पर निर्भर होते हैं, जो किसी भवन के साथ किसी भी संपर्क को समाप्त करता है। ध्वनि अवशोषक वेज के समूह जो 4 फीट लंबे होते हैं, कमरे की सभी 6 लकीरों को पंक्तिबद्ध करते हैं ताकि कमरे के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनि को दीवार से लुढ़कने से रोका जा सके। फर्श में स्टील के केबल होते हैं जो तल पर ध्वनि अवशोषक वेज के ऊपर एक जाल बनाने के लिए एक साथ बुने जाते हैं। विशेषज्ञ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुनने के लिए कमरे का उपयोग करते हैं और कैपेसिटर द्वारा किए गए कंपनियों की जांच करते हैं। जब उनके माध्यम से रिपोर्टिंग होती है, ऐसे ही कुछ बातों का उपयोग शोर या गुंजन की धारणा की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो ग्राहकों के लिए पर्याप्त हो सकता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान जैसे प्रदर्शन, कूलिंग, पंखे, वक्ता और वस्तुओं द्वारा पहचान का पता लगाना और उनका विश्लेषण करने में भी मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग 87 में एनकोइक चैम्बर जनता के लिए सुलभ नहीं है। हालांकि वैराग्य की इस तरह की स्थिति का अनुभव करने के लिए लिप्सा दुनिया की दूसरी सबसे शांत जगह की यात्रा कर सकते हैं, जो अमेरिकी राज्य मिनीसोटा में ऑरफिल प्रभाव में स्थित है। चौथा दोस्तों, क्या आप मैट्रिक के बारे में जानते हैं? मैट्रिकेशन या मैट्रिफिकेशन माप की मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित होने की क्रिया या प्रक्रिया है। दुनिया भर में देशों ने माप की स्थानीय और पारंपरिक इकाइयों में मैट्रिक की प्रणाली में संक्रमण किया है। यह प्रक्रिया 1790 के दशक के दौरान फ्रांस में शुरू हुई थी और अभी भी 200 से अधिक वर्षों के बाद भी जारी है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाइयों के साथ, क्योंकि मैट्रिक प्रणाली अभी तक सभी देशों और
क्षेत्रों में पूरी तरह से अपनाई नहीं गई है। वे देश जो मैट्रिक सिस्टम 2022 का उपयोग नहीं करते हैं। मैट्रिक प्रणाली, जिसे अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में भी जाना जाता है, माप की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दशमलव प्रणाली है। मैट्रिक प्रणाली लंबाई, क्षमता और वजन या द्रव्यमान की इकाइयों के रूप में मीटर, लीटर और ग्राम का उपयोग करती हैं। इसकी आधार इकाइयाँ लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और मात्रा के लिए मोल है। सभी मैट्रिक इकाइयाँ मीटर से ली गई है। 1 ग्राम अपने अधिकतम घनत्व का 1 घन सेंटीमीटर पानी है और 1 लीटर 1 घन मीटर का है। ग्रीक उपसर्गों का उपयोग 10 डेका, हेक्टो, मीरिया, किलो और इसी तरह के गुणकों में अंतर करने के लिए किया जाता है। उपगुणकों के लिए लैटिन उपसर्गों का उपयोग किया जाता है, डेसी, सेंटी, मिली और इसी तरह। दुनिया के 3 देश माप के आधिकारिक प्रणाली के रूप में मैट्रिक प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं। वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, लाइबेरिया और म्यांमार। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैट्रिक प्रणाली को पूरी तरह से अपनाने की अनिच्छा तब से पैदा हुई जब ब्रिटिश ने नई दुनिया का उपनिवेश किया, उनके साथ इंपीरियल सिस्टम लाया। स्वतंत्रता के बाद राज्य के सचिव थॉमस जेफरसन ने मैट्रिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव के बावजूद शाही माप प्रणाली का उपयोग करने पर जोर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह माप की आधिकारिक प्रणाली नहीं है। लाइबेरिया की स्थापना अमेरिकी औपनिवेशीकरण सोसाइटी द्वारा की गई थी, इसलिए लाइबेरिया के कानूनों की स्थापना अमेरिकी संविधान के आधार पर की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश के घनिष्ठ संबंध के कारण लाइबेरिया अभी भी शाही माप प्रणाली का उपयोग करता है। सरकार हालांकि मैट्रिक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया में है। म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया, इसलिए इसे बाकी दुनिया के साथ एक सामान्य माप प्रणाली की आवश्यकता नहीं थी। माप के अपने स्वयं के पारंपरिक रूपों का उपयोग करने के बाद म्यांमार अब मैट्रिक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए खुला है। यह संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसे मैट्रिक प्रणाली को पूरी तरह से नहीं अपनाया है। 5वां, दोस्तों, न्यूजीलैंड में सबसे लंबी जगह का नाम है, आपने अभी तक नहीं सुना? जी हाँ दोस्तों, हॉक की खाड़ी में पोरंगा हाउ के पास एक साधारण पहाड़ी है जिसे तौमाता, वाकाटांगी, हैंगाकोउ ओ, तमाते तुरी, पुकाका पिकी, मोंगा होरोनुकु, पोकाई, वेनुआ, किटनताहू के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अजीब है पर सच है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वह जगह है जहाँ तमाता, बड़े घुटनों वाला आदमी जो फिसल गया, चढ़ गया और पहाड़ों को निगल लिया, जिसे लैंड ईटर के नाम से जाना जाता है, उसने अपने प्रियजन को अपनी बांसुरी बजाई। स्थानीय लोग इसे तौमाता पहाड़ी कहते हैं। तौमाता एक प्रसिद्ध प्रमुख और योद्धा थे। एक दिन पोरंगा हाउ के पिछले हिस्से से यात्रा करते समय उनका सामना एक अन्य जनजाति से हुआ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनसे लड़ना पड़ा। मारपीट के दौरान उसका भाई मारा गया। अपने भाई की मौत पर तमाता इतना दुखी हुआ कि वह कुछ दिनों के लिए युद्ध स्थल पर रहा। हर सुबह वह पहाड़ी पर बैठते थे और कोऊ या माओरी बांसुरी पर विलाप करते थे। आप वैपुकुराउ से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करके पहाड़ी को देख सकते हैं। विम्बलडन रोड पर दाएं मुड़े नाम प्रदर्शित करने वाला एक चिन्ह इस सड़क के साथ लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बेहतर फोटो अवसर है। वास्तविक स्थान निजी भूमि पर है, इसलिए इसे पहले कि आप वहां जा सके, यहाँ पर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप जो बेल नोटिफिकेशन है जो कि नीचे घंटा है उसको प्रेस करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।